क्लास बहुत जबरदस्त होने वाला है बच्चों। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार जल्दी से, और उसके बाद हम लोग आज के क्लास को शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। और अभी सबसे पहले दिन हम लोगों ने क्या क्या देखा था एक बार देख लीजिए। सबसे पहले दिन हम लोगों ने क्या क्या देखा था एक बार जल्दी से केवल 2 मिनट में आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले कॉमर्स क्यों रखे ये बताया था, फिर आपको बताया था कि स्कोप क्या है कॉमर्स में, और उसके बाद आपको ले गए थे कि कॉमर्स क्या है उसको समझाते हुए ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस को बनाओ और बेचो तो बिजनेस है। बना जहां बनता है वह इंडस्ट्री कहते हैं, और जहां बिकता है उसे कॉमर्स कहते हैं। कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड आता है। फिर कॉमर्स का एक डेफिनेशन बताए थे, और फिर बताया था सब्जेक्ट क्या क्या है और हम कौन कौन से बुक से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ये था डे 1। चलिए जल्दी से रिपीट करते हैं डे 2। बच्चों डे 2 में हमने आपको क्या बताया था इसको एक बार देख लीजिए। दूसरे दिन यानी डे 2 से हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब रखना। एंड हमने आपको बताया कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फादर कौन है। जैसे हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के फादर कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे पहले हिसाब किताब किसने रखा। मैंने कहा दुनिया में पहली बार किसने हिसाब किताब रखा, इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जो आज का अकाउंटिंग सिस्टम है, जो आज चल रहा है, इसके जनक, इसके फादर फ्रा ल्यूकास पेसियोली जी हैं। और यही बात हम लोगों ने कल देखा, और हमने ये देखा कि 1494 से पहले का जो सिस्टम था, उन सभी सिस्टम को सिंगल एंट्री सिस्टम, एक इनकम्प्लीट सिस्टम कहा गया। और उसके फादर कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन 1494 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक नई क्रांति आई, एक नया सिस्टम आया। और वह किसके द्वारा आया? तो इटली में एक जगह है वेनिस, एक शहर है वेनिस, वहां पे एक मैथमेटिशियन रिसर्च करने गए थे जिनका नाम था फ्रा ल्यूकास पेसियोली, जो कि रहने वाले थे फ्रांस के। और उन्होंने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स पे अपना रिसर्च करना वहां स्टार्ट किया। और उन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम था सुमा डे। और उस बुक के लास्ट चैप्टर का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। और उस लास्ट चैप्टर में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। कैसे दो एस्पेक्ट होता है ये मैंने आपको समझा दिया। और कहते हैं ना, अच्छाई एक बार जन्म लेती है तो फिर उसके बाद उसे फैलने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो शुरुआत में तो ये पूरे इटली भर में फैल गई। उसके बाद 1543 का दौर आया। 1543 में ह्यूग ओल्ड कैसल हुए, जिन्होंने एक बुक लिखा। मतलब उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा, बल्कि फ्रा लुकास पेसियोली के द्वारा लिखे गए बुक को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद, उस समय हम लोग भी अंग्रेज के गुलाम थे और अमेरिका भी, मतलब हर बहुत अंग्रेजों के गुलाम बहुत सारे देश थे। तो चूंकि इंग्लिश मैन इंग्लिश ही आता है उनको, तो ये जो इटालियन में जो बुक लिखी हुई थी, ये बुक अब इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका था। और उस समय इंग्लैंड वाले यूज कर रहे थे अकाउंटिंग के लिए एजेंसी बुक कीपिंग। उन्होंने एजेंसी बुक कीपिंग को छोड़ करके डबल एंट्री सिस्टम अपना लिया। उसके बाद आते हैं अगले डेट पर 1795 में एडवर्ड जोन्स ने एक नया किताब लिखा जिसका नाम रखा इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और इस बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इतने आसान शब्दों में लिखा, इतने आसान तरीके से बताया कि दुनिया में कोई भी इसको आराम से पढ़ के समझ सकता था। और वही हुआ, लोग इसे पढ़कर आसानी से समझे, दूसरों को भी समझाया, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और पॉपुलर होने के साथ आज 2021 में वर्ल्ड के हर कोने में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है। जल्दी से बता दो कि हम लोगों ने 2 क्लासेस रिपीट कर लिए। जल्दी से एक बार सभी बच्चों का कमेंट चाहिए, क्या दोनों ही क्लासेस एक बार रिकॉल हो गया आप लोगों का? अमृत, अमृत, गौरव, निशांत, अभिषेक, अक्षय, मोहित, दक्ष, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है बुआ, सब बहुत अच्छी बात है। सबका रिपीट हो गया, रिवाइज हो गया। सोनाली ठीक है। तो अब यहां जब सब कुछ रिवाइज हो गया, तो अब हम लोग आते हैं आज के अपने नोट्स पर। बच्चों डिजिटली पढ़ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग डिजिटली पढ़ रहे हैं तो कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ी जा सकती है और उसको समझी जा सकती है। तो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? उस टॉपिक का नाम है प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूरल अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं आपको नोट सेंड करूंगा, आप आराम से लिख लेना। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, आज का हम लोगों का मुद्दा है प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सर हम लोग जो अकाउंटिंग का सिस्टम पढ़ रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है?
डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन सर हम लोग अकाउंटिंग का प्रोसीड्यूर समझना चाहते हैं कि आखिर ये अकाउंटिंग काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। अब प्रोसेस वाली बात को, प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर देखें आप लोग कंप्यूटर तो आप लोग देखे ही होंगे। कंप्यूटर एक डिवाइस है, आप लोग देखे ही होंगे, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब तो देखे ही होंगे। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर काम कैसे करता है बच्चों? उसमें हम लोग सबसे पहले इनपुट डालते हैं कि नहीं बता? हम लोग सबसे पहले इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उसका क्या करता है, हमारे द्वारा भेजे गए इनपुट का प्रोसेस करता है। हम जो भी इनपुट उसको देते हैं कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमको डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। हमको जो चाहिए वो हमें दे देता है। तो जिस प्रकार आपने ये कंप्यूटर का एक प्रोसेस देखा कि सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं, बिना इनपुट के आउटपुट आएगा ही नहीं। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो प्रोसेस करता है। भाई किसका प्रोसेस करता है? जो इनपुट हम लोग देते हैं, आराधना वेरी गुड मॉर्निंग बुआ, जो इनपुट हम लोग देते हैं उसका प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट बतलाता है। बच्चों आराम से समझना, जहां भी लगे कि सर आप ज्यादा थोड़ा सा तेज चल रहे हैं तो एक बार मतलब थोड़ा स्लो हो जाइए, तो हम स्लो हो जाएंगे। जैसे आराम से हम लोग थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण से थोड़ा सा लेट हम लोगों का बैच स्टार्ट हुआ ही है, आप लोग जान ही रहे हैं। पढ़ना तीन तीन विषय है तो आप लोग ये भी समझ रहे हैं। और हाँ, आप लोगों के ग्रुप में मैंने लिंक भेजा था फ्लिपकार्ट का, जहां से आप अपना बुक मंगवा सकते हैं। तो बउआ उस पर जाकर के बुक का डिजाइन देख लेना और वही बुक मंगवाना, कहीं प्रीवियस ईयर वाला बुक मत मंगवा लेना। दूसरी बात और भी कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करना या मैसेज करना। और आज से आप लोगों को थोड़ा बहुत होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने होमवर्क वाले मतलब आपके एप्लीकेशन में ही असाइनमेंट का सेक्शन है, तो असाइनमेंट के सेक्शन में जाकर के आप अपना फोटो खींच करके कॉपी का या पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। तो आज आज से आप लोगों का होमवर्क का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं। तो जिस प्रकार कंप्यूटर में हम लोग इनपुट डालते हैं और कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है और फिर डिजायर्ड आउटपुट हमको दे देता है, ठीक उसी प्रकार अकाउंटिंग में भी हाँ वो कर लेना रत्ना, जब बनाओगी तो अच्छे से पढ़ो तो फिर कर लेना। तो अकाउंटिंग में भी हम लोग पहले इनपुट डालते हैं। अब अकाउंटिंग का इनपुट क्या होगा ये हम लोग देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में हम क्या डालें। देखिए कंप्यूटर में तो इनपुट के रूप में हम लोग इंस्ट्रक्शन डालते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में तो इंस्ट्रक्शन नहीं डालेंगे। अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में क्या डालेंगे ये हमको समझना है। फिर हमको समझना है कि भाई अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होगा, अकाउंटिंग किस तरह से उसको प्रोसेस करता है। और फिर ये समझेंगे कि अकाउंटिंग हमको आउटपुट के रूप में क्या देता है। अकाउंटिंग हमको आउटपुट के रूप में क्या देता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई? प्रोसेस का मतलब, प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट का मतलब समझ में आ गया। मतलब पूरा का पूरा होल एंड सोल अकाउंटिंग देखना चाहते हैं कि हम इनपुट क्या दें, हम अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है और अकाउंटिंग हमें आउटपुट क्या देता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि सर ये आउटपुट क्या है। बच्चों ये आउटपुट क्या है? भाई अपने को अकाउंटिंग से चाहिए क्या? अपने को अकाउंटिंग से क्या चाहिए? सीधा बात है, अपने को अकाउंटिंग से चाहिए इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? तो अपने को अकाउंटिंग से चाहिए, देखिए एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। आप अगर एक बिजनेसमैन है तो जरा सोचिए आपको अकाउंटिंग से क्या चाहिए होगा। ऑब्वियस बात है, आपको अकाउंटिंग से चाहिए प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हमारी पोजीशन क्या है, हम नंबर वन पे है कि नहीं, हम क्या करें कि हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो करे। मतलब ऑल अबाउट बिजनेस हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। देखते हैं एक डिसीजन गलत हो जाता है। तो एक समय था ना नोकिया, आप लोग भी नाम सुने होंगे नोकिया का। आज आप अपने मोहल्ले में जाएंगे ना, जो पुराना दुकान हो मोबाइल वोबाइल का, तो आप जाकर पूछिएगा कि उसने अपने जिंदगी में पहला मोबाइल कौन सा बेचा होगा, तो शायद वो कहेगा कि हम नोकिया बेचे थे। देखिए एक बैड डिसीजन और नोकिया कहाँ है किसी को पता नहीं है। आज वो सर्वाइवल स्थिति में है, बेचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। एक समय था कि लोग नोकिया ही पसंद करते थे। मतलब देखिए एक बैड डिसीजन और कोडेक गायब, मतलब मार्केट से गायब। तो बहुत सारे कंपनियों के साथ ऐसा हुआ है कि एक डिसीजन गलत होता है और वो कंपनी मार्केट से बाहर चली जाती है। कहां जाती है किसी को नहीं पता है। आप सोचिए कि बड़े बड़े बिजनेस में करोड़ों अरबों के डिसीजन लिए जाते होंगे। भाई वो कैसे लिए जाते होंगे? वो अकाउंटिंग रिपोर्ट के आधार पर लिए जाते हैं। किसके आधार पर लिए जाते हैं बच्चों? अकाउंटिंग रिपोर्ट के आधार पर। देखिए हम और आप कोई डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं?
हम और आप कोई डिसीजन लेना हो तो ऐसे लेते हैं, सुबह सुबह नहा धोकर एक तिलक लगाओ और श्यामा मंदिर पे चले जाओ, बोलो जय माता दी, और जय माता दी करके बोल दो ये डिसीजन ओके करो फाइनल। तो हम लोग तो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बउआ रे बड़े बड़े कंपनियों का डिसीजन करोड़ों और अरबों का होता है। एक बार जो डिसीजन ले लिया ना, अब वो वापस बैक नहीं हो सकता, मतलब इतना क्रूशियल होता है। तो जितना दिमाग लगाना है, जितना सोचना है, वो डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद सोच के कोई फायदा नहीं होता है। सो सोचो कितना क्रूशियल होता होगा ये डिसीजन लेना आउटपुट का। तो मतलब अकाउंटिंग में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, वो किसके आधार पे लेते हैं? तो वो लेते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के आधार पर। किसके आधार पे बच्चों? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के आधार पर। वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमको कैसे मिलता है? तो बच्चों उसी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को हम लोग कहते हैं आउटपुट। हमें अकाउंटिंग बताता है कि देखो तुम्हारे बिजनेस का पिछले 5 साल का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो तो तुम लोगों का एक रिपोर्ट आता है ना, उसी तरह अकाउंटिंग का भी रिपोर्ट आता है। वो जो रिपोर्ट है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब ये आउटपुट कब आएगा बताइए? आप लोग एग्जाम देते हैं तब रिजल्ट आता है ना। तो एग्जाम देना एक तरह से इनपुट हो गया, एग्जाम देना एक तरह से इनपुट हो गया, और आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आना एक तरह का आउटपुट हो गया। तो इनपुट के रूप में अकाउंटिंग में क्या डालेंगे कि हमको अकाउंटिंग रिपोर्ट देगा? तो अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में क्या डालते हैं, यह एक प्रश्न है। तो बच्चों अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में हम लोग ट्रांजैक्शंस को डालते हैं, इवेंट्स को डालते हैं। और अभी आपको ये सब समझ में नहीं आएगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है। मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, और फिर अकाउंटिंग उसका कुछ प्रोसेस करता है। मुझे अभी बस इतना बताइए कि आप लोग इस प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट को समझ पाए कि प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ इनपुट डालते हैं, क्या डालते हैं बाद में देखेंगे। अकाउंटिंग उसका प्रोसेस करता है, और फिर अकाउंटिंग हमको डिजायर्ड आउटपुट देता है, जिसके आधार पे हम लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग डन। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लियर। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है ये डन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको इस टॉपिक में आज जो हमें पढ़ना है प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसमें 3 चीजें पढ़नी होगी। एक, इनपुट के रूप में क्या देंगे, दूसरा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, और तीसरा अकाउंटिंग हमें आउटपुट के रूप में क्या देता है। अब इन सब चीजों के ऊपर अगर हमें लिखना पड़े तो ज्यादा समय जाएगा, टाइम टेकन होगा। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे एक प्री डिफाइंड नोट्स जो कि हमने तैयार करवाया है स्टूडेंट से, ये नोट्स के जरिए ही आपको पढ़ा दें, तो कम समय में हम लोग ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। समझाने पर ज्यादा समय दे पाएंगे और लिखवाने पर कम समय देना होगा। चलिए तो हम लोग आते हैं नोट्स पर। बच्चों ये लीजिए, ये लीजिए, अभी आप लोग इसको पढ़ने मत लगिए, हम एक एक बात आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीज। सबसे पहले ये बताइए ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि नहीं, स्पष्ट और साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए पहले। सबसे पहले ये बताइए ये आपको स्पष्ट और साफ दिख रहा है कि नहीं। अक्षय, दिव्यांशु, अभिषेक, वेरी गुड। अक्षय, मोहित, निशांत, ठीक है, अमृत, वेरी गुड बुआ। वैभव, ठीक है बुआ। अब अगर ये आपको स्पष्ट दिख रहा है तो मैं आपको एक एक बात अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है बच्चों? सर ये रहा प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द टॉपिक। ये टॉपिक है जिसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 3 चीजें हैं। एक है आपके सामने डाटा इनपुट। बच्चों एक आपके सामने क्या है? डाटा इनपुट। दूसरा आपके सामने क्या है? दूसरा आपके सामने है प्रोसेस। दूसरा आपके सामने है प्रोसेस, डाटा इनपुट, प्रोसेस, और तीसरा है आउटपुट, डाटा आउटपुट। तीसरा है डाटा आउटपुट। तो बच्चों यहां पर 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक डाटा इनपुट, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा डाटा आउटपुट। एक एक बात समझाते हैं। अकाउंटिंग में हम इनपुट के रूप में क्या देंगे? अकाउंटिंग के में हम लोग इनपुट के रूप में क्या देते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है बच्चों, इधर उधर की बातें नहीं, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बच्चों
बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ये देते हैं। बच्चों क्या बता रहा हूं मैं, डाटा इनपुट के रूप में, डाटा इनपुट के रूप में हम लोग क्या देंगे, आइडेंटिफाइड। चलिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाइड वर्ड को समझते हैं बच्चों, आइडेंटिफाइड वर्ड को समझते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है पहचान करना। क्या करना बच्चों, पहचान करना। तो अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे, भाई पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे, है ना। अब भाई पहचानेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। पहचानने के बाद क्या करेंगे बच्चों, मेजर करेंगे, मतलब मापेंगे, मापेंगे। अब मापना, जैसे तेल को नापते हैं ना लीटर में, जैसे आप डिस्टेंस को नापते हैं ना किलोमीटर में, जैसे आप वजन में किलोग्राम बोलते हैं ना, वैसे ही आप मापते हैं, तो मेजर करते हैं। अब भाई ये पहचानना और मापना किसका, तो बच्चों यहाँ वर्ड देखिए, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का। बच्चों ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन और लेन देन, और इवेंट को बोलते हैं घटना। अब ये लेन देन और घटना क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। आप लोग जानते हैं आगे जाकर सीए फाउंडेशन की तैयारी होती है, वहां पे इन चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ये चैप्टर 1 है और बहुत क्रूशियल है, बच्चे आमतौर पर इसको पढ़ते भी नहीं है, लेकिन बउआ हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल करोगे ना, तो आपको वहां पे इन्हीं चीजों का डेप्थ पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांजैक्शन की समझ है कि नहीं, बताइए इवेंट की समझ है कि नहीं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सो बच्चों ये पहला चैप्टर है और एक एक बात को समझ के पढ़ना, डीप में जाके पढ़ना बच्चों। चलो अब आते हैं मुद्दे पर। सर ये लेन देन क्या होता है जरा बताओ ना, और ये इवेंट क्या होता है बताओ ना। सिंपल है बच्चों, जब दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है, जब दो लोगों के बीच में एक्सचेंज, अदला बदली, अदला बदली, आदान प्रदान होता है ना, उसे हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। पहले ये बता दो, ये समझ में आ गया, जल्दी से बता। वो ऑनलाइन में थोड़ा फीडबैक लेने में तो लगता ही है टाइम, तो थोड़ा सा फीडबैक तो हमको चाहिए कि बातें समझ में आ रही है कि नहीं। फीडबैक, फीडबैक जो है ना वो थोड़ा सा देते रहना बच्चों, क्योंकि मैं सिर्फ फील करके पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ फील करके बच्चों पढ़ा पा रहा हूँ। मैं फील कर रहा हूँ कि तुम लोग हो, और बस इस फीलिंग के साथ पढ़ा पा रहा हूँ। तो बच्चों अच्छा पलक भी है, पलक अभिषेक, वेरी गुड, बहुत अच्छा है पलक। देखो तो यहां पर बच्चों लेन देन क्या हुआ, जब दो लोगों के बीच में एक्सचेंज। सर मेरे पास है ये रिमोट, मैंने ये रिमोट किसी को दे दिया है, ले भाई ये रिमोट तू ले ले, और उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए, क्या ये ट्रांजैक्शन है, हाँ अदला बदली हुआ, ये ट्रांजैक्शन है। बोलो क्लियर है ना, ट्रांजैक्शन क्लियर है। ट्रांजैक्शन में दो लोग होंगे बाबू रे, दो लोग होंगे, जहां दो लोग दिख जाए और अदला बदली हो जाए ट्रांजैक्शन बोल देना। दो लोग रहे और अदला बदली हो जाए ट्रांजैक्शन बोल देना, दो लोग रहे और अदला बदली हो जाए ट्रांजैक्शन बोल देना। और सर ये इवेंट क्या होता है ये तो बताओ, इवेंट क्या होता है ये तो समझाओ। इवेंट है कंसीक्वेंस, जहां हो वहीं से रिपीट करना, कॉन्सिक्वेंस, जहां हो वहीं से रिपीट करना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है, ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है उसे हम लोग इवेंट कहते हैं बच्चों। ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव है, परिणाम है, परिणाम है, उसे इवेंट कहते हैं। अब यहां पे और दो से ज्यादा में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है निशांत, तो दो से ज्यादा में भी हो सकता है, लेकिन जनरली दो लोग कम से कम मिल जाए तो ट्रांजैक्शन है, कम से कम दो लोग मिल जाए तो ट्रांजैक्शन है बच्चों। अब यहां पर ये समझो मैं तुम्हें बताता हूं, इवेंट कम समझ में आया होगा। अब पहले ये बताओ ट्रांजैक्शन में क्या कहोगे, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। बच्चों यहाँ यहाँ याद कर, यहाँ याद कर, यहाँ याद कर, सब चीज लिखा नहीं जा सकता, यहाँ याद कर। कोई पूछा, किसी ने पूछा ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, बोलेंगे सर एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन है, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज है, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इवेंट क्या हुआ बच्चों, इवेंट का मतलब होता है जहां पर कंसीक्वेंस ट्रांजैक्शन के बाद जो होता है ना, उसे इवेंट कहते हैं। अब इस चीज को ऐसे समझ लो, इस चीज को ऐसे समझ लो, जैसे मैं तुम लोगों को समझाने के लिए यहां पर लिखता हूं, जैसे ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स भी दिख रहा है और मिस्टर वाई भी दिख रहा है। तो मिस्टर एक्स ने कुछ सामान बेच दिया, इसके यहां से गुड्स जा रहा है, गुड्स मतलब सामान, सामान जा रहा है एक्स के यहां से, और बदले में वाई से कुछ पैसे ले लिए, तो बदले में पैसा आ रहा है। तो बताओ ये जो एक्स और वाई के बीच में हुआ, इसे क्या कहोगे, जल्दी से कमेंट करके बताना,
जल्दी से शॉर्टकट में टी लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा ट्रांजैक्शन, ई लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा इवेंट। ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। तो अगर तुम्हें ना ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना हो तो तुम कह सकते हो ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स where both are gain or sacrifice something, बोथ आर गेन और सेक्रीफाइस समथिंग, जहां पे दोनों ही कुछ गेन करता है और कुछ सेक्रीफाइस करता है। बच्चों दोनों ही कुछ गेन करता है और कुछ सेक्रीफाइस करता है। गेन मतलब प्राप्त होना और सेक्रीफाइस मतलब त्याग देना। अब तुम कहोगे कि सर ये गेन क्या हुआ और सेक्रीफाइस क्या है, बताइए। तो देखिए एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए बच्चों, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये रहा एक्स। तो एक्स ने क्या गेन किया? एक्स ने कैश गेन किया। और क्या सैक्रिफाइस किया? एक्स ने गुड्स का सैक्रिफाइस किया। इसी प्रकार वाई ने क्या गेन किया, क्या पाया? तो वाई ने गुड्स पाया। और क्या सैक्रिफाइस किया? इसने कैश का सैक्रिफाइस किया। इस प्रकार से बताइए जहां भी गेन और सैक्रिफाइस होगा, या सीधा सीधा समझिए जहां पे दो पार्टियां दिख जाए वहां पे आप ट्रांजैक्शन कह देंगे। बच्चों मैं डीप में जाके पढ़ाऊंगा, एक एक बात क्लियर कराऊंगा। ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो, ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो। आगे पूछूंगा भी, चिंता मत करो, अभी पूछूंगा भी, अभी अभी पढ़ाने की बारी है, अभी पूछूंगा भी फिर। तो ये ट्रांजैक्शन क्लियर है, ट्रांजैक्शन क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इवेंट। सर इवेंट क्या होता है? देखो बच्चों, पूरे साल एक व्यापारी, पूरे साल एक बिजनेसमैन परचेज करता है, सेल करता है, न जाने कितने काम करता है। परचेज करता है, सेल करता है, न जाने कितने काम करता है। और ये जितना भी काम करता है उसके बाद उसको क्या पता चलता है कि प्रॉफिट हो गया। उसके बाद उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट किया नहीं जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्या उसको हो जाता है लॉस? तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट या लॉस का हो जाना, ये प्रॉफिट या लॉस का हो जाना ये क्या है? ये इवेंट है बच्चों। प्रॉफिट या लॉस का हो जाना क्या है बच्चों? इवेंट है। जल्दी से बता दे ये क्लियर है कि नहीं। अब तुमको मैं अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं। तुम एग्जाम देने जाते हो, सामने एग्जामिनर बैठा है और तुम यहाँ पे एग्जाम देने बैठे हो, और वो कॉपी देता है, कॉपी खाली रहता है और तुम कॉपी भर के देते हो। वो क्वेश्चन देता है, तुम आंसर देते हो, दिस इज ट्रांजैक्शन। अरे सामने एग्जामिनर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुमने उसको आंसर दिया, दिस इज ट्रांजैक्शन। लेकिन तुम पास हो गए, लेकिन तुम फेल हो गए। ये पास और फेल होना क्या है बच्चों? ये पास और फेल होना इवेंट है। जल्दी से बता दे, इवेंट पास और फेल होना क्या हो गया? वो इवेंट है। जिस प्रकार तुम पास और फेल हो सकते हो, उसी प्रकार बिजनेसमैन को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये मैंने जो पाँव में चप्पल पहना हुआ है, ये चप्पल मैंने खरीदा, जल्दी बता क्या है? जल्दी बता बच्चों, मैंने चप्पल खरीदा क्या है? मैंने चप्पल खरीदा, टावर पे गए, टावर पे एक दुकानदार को पैसे दिए, उससे चप्पल लिए, बताओ ये क्या है? सर ये ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जानते हो चप्पल घिस गया, चप्पल घिस गया, घिस चुका है, चप्पल घिस चुका है, चप्पल घिस चुका है, चप्पल घिस चुका है, इवेंट। सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? नए नए वर्ड का स्वागत करते जाना। डेप्रिसिएशन, घिस गया, चप्पल घिस चुका है। डेप्रिसिएशन का मतलब घिस गया, घिस जाना, चप्पल का घिस जाना, ये क्या है? डेप्रिसिएशन। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मैंने सामान बेचा, मैंने ये रिमोट बेचा, बताओ क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। मैंने ये रिमोट बेच दिया बच्चों, क्या है? जल्दी बता। मैंने ये रिमोट बेच दिया, क्या है? वेरी गुड, सबके जवाब सही हैं, सबके जवाब सही हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, इसका पैसा डूब गया, जिसको भी रिमोट बेचा था वो भाग गया पाकिस्तान, अब वो इंडिया में नहीं है, मेरा पैसा डूब गया, मैं क्या करूं? मैं रो रहा हूं, मेरा पैसा डूब गया। इसको बोलते हैं बैड डेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स। पैसा डूब गया बच्चों, पैसा डूब गया। ये पैसा का डूबना क्या हो गया? इवेंट। मुझे लगता है कि तुम लोगों को ट्रांजैक्शन और इवेंट की थोड़ी बहुत समझ होगी। अब मैं तुमको और भी बात बताऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये दो मार्कर हैं, मैं तुम्हें बताता हूं ये दो मार्कर हैं। दो नहीं भाई, दो से काम नहीं चले। चलो मान लो कि मैंने 4 पेन खरीदे, जल्दी से बताओ, मैंने 4 पेन खरीदे, ये क्या है? जल्दी से बता। मैंने 4 पेन खरीदे, मैंने 4 पेन खरीदे, ट्रांजैक्शन। वेरी गुड, कमाल कर रहा है, कमाल कर रहे हैं तुम लोग। मैंने 4 पेन खरीदे, ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। अब एक बात बता, मैंने इसमें से 3 पेन बेच दिए, ये क्या है? मैंने इसमें से 3 पेन बेच दिए, ये क्या है? मैंने इसमें से 3 पेन बेच दिए, क्या है? इवेंट। वेरी गुड, इवेंट है। बेहुदे मारेंगे इतना मार, कौन कौन बोल रहा है इवेंट? बेहुदा कहीं का। अमृत इवेंट बोल रहा है, गौरव इवेंट बोल रहा है, बेहुदा आयुष इवेंट बोल रहा है। बेचना कहां से इवेंट हो गया बेहुदे? बेचा तो ट्रांजैक्शन ही है ना, बेचा तो ट्रांजैक्शन ही है ना। मुझे एक एक कमेंट दिखाई दे रहा है,
निशांत आपका भी कमेंट गलत है। बेचा, आयुष बेचा तो ट्रांजैक्शन ही है ना। हाँ, अब बताओ ये एक बच गया, ये बच गया, बचना क्या है, बचना क्या है, बच गया, बच गया, बचना इवेंट है। दिस इज इंग्लिश में कहते हैं इसको क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत नए नए शब्द सिखा रहा हूं, वेलकम करना इन शब्दों का। क्लोजिंग स्टॉक, बच गया, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। बच गया, ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ बच्चों, बेचना, परचेज और सेल ये सब ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का बच जाना ये क्या होता है बच्चों, ये होता है इवेंट। तो इवेंट को क्या कहोगे बच्चों, इवेंट को क्या कहोगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट को क्या कहोगे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का जो नतीजा है वही इवेंट कहलाता है, ट्रांजैक्शन का जो नतीजा है वही इवेंट कहलाता है। अब जानते हो केसीसी जुगाड़ होता है। देखो किसी भी कंसेप्ट को पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद केसीसी जुगाड़ होता है। केसीसी जुगाड़ बताता हूं और मैं तुम्हें ले चलता हूं केसीसी जुगाड़ पर। यह है बच्चों केसीसी जुगाड़, और केसीसी जुगाड़ सबसे यूनिक होता है, इसीलिए केसीसी फेमस है। केसीसी फेमस है केवल केसीसी जुगाड़ के लिए। तो जुगाड़ मैंने बनाया कि जो हम करें वो ट्रांजैक्शन, और जो हो जाए वो इवेंट। बताओ याद रहेगा, जो हम करते हैं वो ट्रांजैक्शन है, जो हो जाता है वो इवेंट है। बच्चों जो हम करते हैं वो ट्रांजैक्शन है, जो हो जाता है वो इवेंट है। जल्दी से बताओ ये केसीसी जुगाड़ कैसा लगा बच्चों, केसीसी जुगाड़ कैसा लगा, समझ आया। जो हम करते हैं वो, लेकिन एग्जाम में मत लिख देना, केसीसी जुगाड़ केवल समझने के लिए। केसीसी जुगाड़ हर टॉपिक पे तुमको, हर बड़े बड़े टॉपिक पे मिलेगा, एकदम इजी कर देगा उसको, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए होता है। समझ में आ रहा है, ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में जाके मत लिख देना। हाँ, अब बताओ जो हम करें वो ट्रांजैक्शन और जो हो जाए वो इवेंट, सीधा याद रखना बच्चों। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जल्दी से बता दो। अभी आंसर मत देखना, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन बताओ परचेज, दिमाग लगाना, ईमानदारी रखो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इसको हाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी, अब कल से फिर देखेंगे हाइड कैसे होता है। परचेज, हमने परचेज किया वो ट्रांजैक्शन है, खुद दिमाग लगा के बोलो, परचेज किया वो ट्रांजैक्शन है। चलो परचेज समझ गए, परचेज किया वो ट्रांजैक्शन है। अब बता प्रॉफिट, मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या है बच्चों, इवेंट है, वेरी गुड। अच्छा बताओ हमको लॉस हो गया, हमको लॉस हो गया, ये क्या है, हमको लॉस हो गया, इवेंट है। अच्छा मेरे बिजनेस में डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों, मेरे बिजनेस में डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों, मेरे बिजनेस में डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों, मेरे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक बच गया बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक, जो बेच नहीं पाए, अनसोल्ड स्टॉक बच गया लास्ट में, इवेंट, वेरी गुड। अच्छा मैंने रेंट पेड कर दिया बच्चों, मैंने रेंट पेड कर दिया, जो मैं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो ट्रांजैक्शन, जो हो रहा है वो इवेंट। मैंने किया रेंट पेड, मैंने किया, जो मैं किया वो ट्रांजैक्शन, जो मैंने किया वो ट्रांजैक्शन। रेंट पेड मैंने ट्रांजैक्शन कहा, ठीक है। मैंने प्रोडक्शन किया बच्चों, प्रोडक्शन, वैसे सीधा सीधा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या क्या नहीं जाता, प्रोडक्शन होता है बच्चों, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन इज ए इवेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा एक एक देखो, अब देखो इतना बच्चों को इतना पढ़ा के भेजे थे, एक बार जब सीपीटी पढ़ा रहे थे, 10 में से 7 बच्चे एक बार में सीपीटी क्लियर किए थे, बीच में बीमार पड़ गए तो सीए फाउंडेशन, सीपीटी को पढ़ाना छोड़ दिया। अभी सीए फाउंडेशन हो चुका है, तुम लोग जानते हो, उसमें ज्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं, तो अकेले मैं हैंडल नहीं कर पाता हूं, इसी वजह से अभी नहीं पढ़ा रहा हूं सीपीटी को। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इतना पढ़ा के बच्चों को भेजे थे एग्जाम में। अब देखो सीपीटी कैसे पूछता है क्वेश्चन को, उसको जरा समझो। उसने कैसे पूछा, उसने पूछ दिया कि अगर हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं 31 मार्च को, अगर हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं 31 मार्च को, तो मुझे बताओ कि ये ट्रांजैक्शन है। अगर हम लोग 31 मार्च को परचेज करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, अपना अपना जवाब दें। हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं 31 मार्च को, तो ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। चलिए बच्चों सभी लोग कमेंट में लग जाइए। पलक, अभिषेक, मोहित, निशांत, अक्षय, सबने कहा ट्रांजैक्शन, लेकिन सबके जवाब हो जाएंगे। अच्छा आयुष ने कहा इवेंट, आराधना ने कहा ट्रांजैक्शन, और कुमार दिव्यांशु ने कहा टीई। कुमार दिव्यांशु का ये सवाल का जो जवाब है वो सही है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों है बच्चों, सभी सही हो, ट्रांजैक्शन कहने वाले भी सही हो, इवेंट कहने वाले भी सही हो। हाँ वैल्यू गिर जाएगा, हाँ नहीं, इसका इसका इस कारण से देखो, ऐसे यहां देखो, गुड्स जब हम 31 मार्च को परचेज करते हैं बच्चों, तो देखो अकाउंटिंग जो होता है वो एक ईयर का होता है, जैसे ये एक साल हो गया, तो इस साल साल जो शुरू होता है ना वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, और 31 मार्च को ईयर समाप्त होता है, इसीलिए तुमने सुना होगा मार्च क्लोजिंग।
तुमने सुना होगा मार्च क्लोजिंग। मार्च क्लोजिंग का रीजन यही होता है कि हर एक कंपनी वाले अपने बुक ऑफ अकाउंट को मार्च में बंद करते हैं। 31 मार्च को उनका ईयर समाप्त होता है। वो लोग कैलेंडर के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर नहीं चलते, वो लोग अप्रैल टू मार्च चलते हैं बच्चों। अब वो लोग अप्रैल टू मार्च चलते हैं तो 31 मार्च को उनका ईयर समाप्त होता है। अब 31 मार्च को जब ईयर समाप्त होता है तो ये जो तुमने खरीदा ये ट्रांजैक्शन तो था ही, ये तो तुम्हारा जवाब सही ही था, है ना। अब ये बताओ, ये तो सही ही था, लेकिन जानते हो क्या होता है यहां पर, इसी दिन को क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन भी होता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इसी दिन होता है। तो जो चीज तुमने खरीदा है वो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में काउंट हो जाएगा और इसीलिए यह इवेंट भी हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन तो था ही, अब ये इवेंट भी हो गया। और मुझे लगता है कि तुम लोग लॉजिकली समझ गए होगे कि ये चीजें ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। जल्दी से बता दो, लॉजिकली समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी जल्दी से बता दो कि अगर हमने 31 मार्च को गुड्स खरीदा तो वो चीज ट्रांजैक्शन भी है और वो चीज इवेंट भी है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई हो। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा? बच्चों मैंने सीखा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और इवेंट क्या होता है, और इनपुट के रूप में हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को देते हैं। अब आते हैं वापस से अपने मुद्दे पर, और यही टॉपिक था प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यहीं से सीखना स्टार्ट किए थे। मैंने आपको ट्रांजैक्शन सिखा दिया, मैंने आपको इवेंट सिखा दिया, ट्रांजैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे वो बता दिया, इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे वो बता दिया, और आपको जुगाड़ भी बता दिया। अब आइए दो नए वर्ड सीखते हैं और कलर को कर लेते हैं चेंज। और ये रहा कलर। और अब हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाइड। बच्चों आइडेंटिफाइड का क्या मतलब होता है और मेजर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, दुनिया का हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट को हम इनपुट के रूप में नहीं डाल सकते। दुनिया का हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट को हम इनपुट के रूप में नहीं डाल सकते, केवल आइडेंटिफाइड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बुआ, ओके। तो आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड, तो हम दुनिया का हर ट्रांजैक्शन और इवेंट को इनपुट के रूप में नहीं डाल सकते हैं, बल्कि आइडेंटिफाइड और मेजर्ड ट्रांजैक्शन को ही इनपुट के रूप में डाल सकते हैं। तो सर हम पहले ना, मेरे पास ट्रांजैक्शन और इवेंट की लिस्ट आ जाएगी तो मैं सीधा सीधा उसको इनपुट में नहीं डालूंगा, बल्कि मैं विचार करूंगा, मैं पहले पहचानूंगा। तो क्या पहचानूंगा? तो पहचाना जाता है मॉनेटरी वैल्यू है कि नहीं, इसका मनी में कोई वैल्यू है कि नहीं। जब तक मनी में कोई वैल्यू नहीं होगी वो इनपुट के रूप में नहीं जाएगा। मनी में कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। बच्चों समझ में आ रही है? मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। देखो आइडेंटिफाइड यहां लिखा हुआ है बच्चों, आइडेंटिफाइड हम पहचानते हैं। क्या पहचानना है? आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल नेचर, वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं, यानी उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व, फाइनेंस का मतलब होता है बच्चों धन, मनी। मनी इन्वॉल्व है कि नहीं, मनी इन्वॉल्व है या नहीं, फाइनेंस इज इन्वॉल्व और नॉट, फाइनेंस इन्वॉल्व है या नहीं, इसी को कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं, मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। तो बच्चों अब इसको ऐसे समझो, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली इंडियन, और तुम्हें इस पे प्राउड होगा। लेकिन मैं पूछता हूं इसका क्या वैल्यू है, कितने रुपए का है ये। मैं तुमसे देखो, एक एक कॉमन सेंस लगाओ, ऑनेस्टी। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा मैनेजर बहुत ऑनेस्ट है, मेरा मैनेजर बहुत ईमानदार है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। मैनेजर ईमानदार लोग आजकल मिलते कहाँ हैं, तो मैनेजर बहुत ईमानदार है। लेकिन मैं पूछता हूं कितने रुपए का ईमानदार है, जल्दी से बता दो, क्या इसका मॉनेटरी वैल्यू है? मेरा मैनेजर ईमानदार है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका मॉनेटरी वैल्यू है? मैं पूछता हूं कितने रुपए का ईमानदार है, कितने रुपए का ईमानदार है। और तुम्हारा बेईमान है तो कितने रुपए का बेईमान है। कोई हिंदुस्तानी है तो कितने रुपए का हिंदुस्तानी है, और कोई पाकिस्तानी है तो कितने रुपए का पाकिस्तानी है। सो नेशनलिटी हैज, क्वालिटी हैज नो एनी मॉनेटरी वैल्यू। सो इसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। सैलरी अलग चीज है भाई, मैंने बोला सैलरी तो तुम बेईमान मैनेजर को भी दोगे, पता ही नहीं है तुमको बेईमान है कि ईमानदार है, तो तुम उसको भी दोगे, है ना। लेकिन बच्चों यहां पर ये समझो कि वो ईमानदार है, ये बहुत अच्छी बात है, वो हार्ड वर्कर है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं है ना वो बेईमान भी है, तुम तो उसको सैलरी देते ही रहोगे। लेकिन यहाँ ईमानदारी कितने रुपए की, क्या तुम ईमानदारी को मेजर कर सकते हो रुपए में, ये मैं पूछ रहा हूं। तो क्वालिटी कांट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी,
क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है मनी में। सो इसीलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन है या इवेंट है तो उसका मनी में वैल्यू कितना है, मनी में मेजर हो सकता है कि नहीं, कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी और नॉट, कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी और नॉट। ये हम लोग देखते हैं बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताओ आइडेंटिफाई क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, जल्दी 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 से बता, आइडेंटिफाई वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं। अभी सिर्फ इनपुट सीखा है रे, बहुत बाकी है, अभी सिर्फ इनपुट सीखा है बच्चों, अकाउंटिंग में प्रवेश करवा रहा हूँ। यूट्यूब जैसे नहीं होता है कि 10 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाए, यहाँ पे प्रवेश करना पड़ेगा, अच्छे से प्रवेश करना पड़ेगा बच्चे। देखो इधर तो आइडेंटिफाई क्लियर हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ मेजर्ड। अब मैं किसकी बात करूंगा, मेजर्ड। मेजर्ड में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मेजर्ड, मेजर का मतलब मापना। जब हम ये पता लगा लिए कि मॉनेटरी वैल्यू है, जब हम ये पता लगा लिए कि मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, नहीं है तो छोड़ दो, इनपुट के रूप में जाएगा ही नहीं, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू है तो अब हम उसको करेंगे मेजर। अब हम क्या करेंगे उसको, मेजर। तो मेजर किस में करें, तो बच्चों मेजर किया जाता है रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। ध्यान से समझना, हर एक कंट्री का एक रूलिंग करेंसी होता है, रूलिंग करेंसी होता है। रूलिंग करेंसी का मतलब जो उस कंट्री में चल रहा है, जैसे भारत में रुपीज चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, इंग्लैंड में पौंड चल रहा है, तो उसी प्रकार हर देश का अपना एक रूलिंग करेंसी होता है और उसी करेंसी में उस देश के सारे ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाता है। अब सपोज करो मैं इंडियन हूं और इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको मैं किस में मेजर करूंगा, रुपीज में मेजर करूंगा। क्या तुम लोग समझ पाए? लेकिन मेरा ही एक ब्रांच अमेरिका में है तो अमेरिका में होने वाले टर्म किस में मेजर किए जाएंगे, वो डॉलर में मेजर किए जाएंगे। लेकिन जब मैं उसको फिर इंडिया में लाऊंगा उस ट्रांजैक्शंस को और इंडिया में फाइनल बनाऊंगा कि मेरे को कितना फायदा हुआ, तो फिर इंडिया में सारा काम रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, उन सभी डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों बताओ, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री समझ गए, यानी सीधा सीधा कह लो कि मेजर किस में किया जाता है, मनी में। मेजर किया किस में किया जाता है, मनी में। और मनी कौन सा होता है, तो मनी होता है रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। बताओ मेजर किस में किया जाता है, आसान भाषा में मेजर किस में किया जाता है, मनी में। और मनी कौन सा होता है, तो कौन सा मनी, तो रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। हर एक कंट्री का करेंसी अलग अलग है, तो जिस कंट्री में जो रूल करती है मतलब चलती है उसी करेंसी में हम लोग मेजर करते हैं। मैंने तुम्हें 2 वर्ड सिखाए, अब तुम गौर से देखो, यही टॉपिक था ना, कितने देर से बोल रहा हूं, यही टॉपिक था ना। एक पेज जो कि पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद समझने में हम लोगों को इतना वक्त लग रहा है। ध्यान से समझना, हम लोग दूसरे पेज पे अभी तक गए भी नहीं है। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यही टॉपिक था प्यारे बच्चों, यही टॉपिक था प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। और आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है और बहुत आराम से उसको कंप्लीट भी करना है। तो बच्चों तुम लोग साथ देने वाले हो कि नहीं, जल्दी से बता दो। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, साथ दोगे कि नहीं दोगे, जल्दी से बता दो। थके तो नहीं हो, थके तो नहीं हो, तुम लोग एनर्जेटिक रहोगे ना, तुम लोग एनर्जेटिक रहोगे, पढ़ते रहोगे तो मैं नहीं थकने वाला, मैं नहीं थकने वाला। बस तुम लोग बोर्ड मत होना, सपोर्टिव रहो, एकदम लगे रहो बस। तो बच्चों ध्यान से समझना, देखो अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, 4 चीजें। अब मैं इसको हटाता हूं, देख इधर ब्लैंक हो गया पेज, क्या क्या देते हैं बच्चों, एक बार रिपीट करवा रहा हूं। सर मैंने क्या सीखा बच्चों, मैंने सीखा डाटा इनपुट, मैंने सीखा अकाउंटिंग में डाटा इनपुट के रूप में क्या देते हैं। और डाटा इनपुट के रूप में हम देते हैं आइडेंटिफाइड प्लस मेजर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। बच्चों हम क्या क्या देते हैं, आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझाया, एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज वेयर बोथ आर सैक्रिफाइस और गेन समथिंग। इवेंट समझाया, कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई में हम लोग किस क्या आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। और मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, और मनी कौन सा होता है, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। इनपुट डन, किसी को भी डाटा इनपुट समझा दोगे, जल्दी से बोलना गधों, जल्दी से बोलना। डाटा इनपुट किसी को भी समझा दोगे, किसी भी बेहूदे को पकड़ के समझा देना डाटा इनपुट क्या होता है। बोला बैठ इधर, डाटा इनपुट समझाते हैं। अकाउंटिंग में इनपुट के रूप में क्या देते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट नहीं दे देते हैं, बल्कि आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे डाटा इनपुट के रूप में देते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है सर, डाटा इनपुट हम लोग समझ गए, सर डाटा इनपुट हम लोग समझ गए। बच्चों ट्रांजैक्शन का यही डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों देख लो एक बार। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, एक्सचेंज बिटवीन 2 पार्टीज वेयर बोथ आर सैक्रिफाइस और गेन समथिंग। तुम्हें बस नोट्स में जो मैं एनोटेट करता हूँ वो सब नहीं लिखना है, जो फ्रेश और क्लियर नोट्स था वो लिखना है। कहोगे तो मैं भेज दूंगा, चिंता मत करना।
इवेंट, इवेंट का भी कंसीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे समथिंग विल हैपन, कुछ तो हुआ है बट पार्टीज आर नॉट अवेलेबल, कुछ हुआ है लेकिन पार्टीज नहीं दिखाई देता है तो उसे इवेंट कहते हैं। और इसी को जुगाड़ में हमने याद करवाया, जो हम करें वो ट्रांजैक्शन और जो हो जाए वो इवेंट, और इसी का कुछ एग्जाम्पल था जो हमने आपको करवा दिया। और अब हम लोग समझेंगे प्रोसेस। बच्चों वापस से उसी पेज पर आ गए, और अब हम लोग समझेंगे प्रोसेस। अब हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? प्रोसेस। क्या समझेंगे बच्चों? प्रोसेस। आर यू रेडी? सभी बच्चे रेडी हो? गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, 3 टुकड़े में समझना है। सबसे पहले डाटा इनपुट समझ गए, बधाई हो, डाटा इनपुट समझ गए। अब समझेंगे प्रोसेस। वेरी गुड। प्रोसेस, सबसे पहला बच्चों, प्रोसेस में सबसे पहले याद रखना रिकॉर्डिंग। एक बिजनेसमैन क्या करता है, या अकाउंटिंग का पहला काम कहां से शुरू होता है? अकाउंटिंग का पहला काम, ये बिजनेसमैन का फोटो है, देख लो, ये बिजनेसमैन का फोटो है, ये बिजनेसमैन का फोटो है। ये बिजनेसमैन क्या करता है? जब ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई और मेजर कर लेता है तो फिर उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग में सबसे पहला प्रोसेस हो जाता है रिकॉर्डिंग। आर बोले तो रिकॉर्डिंग, आगे सब कुछ लिखा हुआ है, अभी बस आराम से देखते जाओ। आर बोले तो रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या है बच्चों? रिकॉर्डिंग। ट्रांज आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड ट्रांज आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। रीजन क्या है सर, रिकॉर्ड क्यों करते हैं? भाई ह्यूमन माइंड का एक लिमिटेशन है। तुमको 10 गो मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, तो तुमको एक दिन में एक बिजनेस में हजारों तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। सोचो साल के 365 दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शन, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन कैसे याद रखेगा? तो मेमोरी हैज लिमिट, सो इसीलिए उसको याद रखने के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, सीधा बात है। तो बच्चों ये बताओ, रिकॉर्ड क्यों करते हैं वो समझ में आ गया? रिकॉर्ड क्यों करते हैं वो समझ में आ गया कि नहीं? हमको याद ही नहीं रह पाएगा इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्लियर है? कमेंट नहीं कर रहा है बेहुदा, बेहुदा सब कमेंट नहीं किया। हाँ चल, वेरी गुड, ओके। शॉर्टकट में या वाई एस लिख दो, यस सर हो गया, वाई एस यस सर, बस सिंपल। तो हम भूल ना जाए इसलिए पहले रिकॉर्ड कर लेते। अब रिकॉर्ड कर लिया तो भाई रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? आप कुछ भूल ना जाए, आप कहाँ लिखते हैं? आप कॉपी पे लिखते हैं। आप लोग कुछ भूल ना जाए इसलिए आप कहाँ लिखते हैं? कॉपी पर लिखते हैं। तो आप जो कॉपी पर लिखते हैं, इसे इसे आप जो कॉपी पर लिखते हैं उस कॉपी का कुछ नाम होता है। जैसे आप नाम देखते हैं अकाउंट की कॉपी, इकोनॉमिक्स की कॉपी, बीएसटी की कॉपी, वैसे ही अकाउंटिंग में भी उसका नाम दिया जाता है। तो भाई रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? तो 2 जगह पे, या तो एक जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं या सब्सिडियरी बुक। जर्नल बुक और सब्सिडियरी बुक। बच्चों क्या क्या बोला मैंने? 1 मिनट, क्या क्या बोला मैंने? जर्नल बुक और सब्सिडियरी बुक। बच्चों क्या क्या बोला? जर्नल बुक और सब्सिडियरी बुक। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे। 2 जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक हम तो जर्नल में बना सकते हैं और दूसरा सब्सिडरी बुक में बना सकते हैं। आगे जाकर यही जर्नल आपका एक चैप्टर है, आगे जाकर यही सब्सिडरी बुक आपका एक चैप्टर है। लेकिन अभी आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसमें आपको सिलेबस की भी समझ आ जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और ये जर्नल किस चीज का पार्ट है। तो जर्नल इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बोथ आर बुक, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक दोनों ही एक किताब है। किताब का मतलब ये नहीं कि ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये तुमको बनाना पड़ता है। यानी फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को जहां पे हम लिखते हैं उसको या तो जर्नल बोल सकते हैं या सब्सिडरी बोल सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अभी नहीं देखेंगे। जर्नल, बस ये याद रखो कि हमारे सामने टावर पे जाने का 2 रास्ता है, एक जर्नल वाला रास्ता, एक सब्सिडरी बुक वाला रास्ता। यानी रिकॉर्डिंग टावर है, दरभंगा टावर है, इस टावर पे पहुंचने का 2 रास्ता है, एक जर्नल वाले रास्ते के थ्रू चलो, एक सब्सिडरी बुक के रास्ते चलो। तो 2 रास्ते हो गए। और बच्चों क्योंकि ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले यही लिखा जाता है इसीलिए इसे हम लोग प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। सीए फाउंडेशन में ये पूछा गया था और तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है 11th में ये पूछा जाए कि प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो जवाब देना जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। बच्चों प्राइमरी बुक याद रहेगा? जल्दी से बता, प्राइमरी बुक क्लियर है? प्राइमरी क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले इसी को बनाया जाता है, इसीलिए ये प्राइमरी बुक है। तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा जर्नल इज द एग्जांपल ऑफ, खाली जगह छोड़ दिया जाएगा तो बोलना जर्नल इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बुक एंड सब्सिडरी बुक इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बुक। याद रहेगा? रिकॉर्डिंग क्लियर है? रिकॉर्डिंग क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता, जल्दी बताओ गधों, रिकॉर्डिंग क्लियर है कि नहीं? रिकॉर्डिंग क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस सभी चीजों को मिटा लेंगे, अब हम इन सभी चीजों को मिटा लेंगे और मिटा करके चलेंगे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और अब यहाँ पर देखते हैं कि रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, और रिकॉर्डिंग में मैंने क्या लिखवाया वो देख लो।
दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। बच्चों ये क्या है? ये पहला प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। और इन दिस प्रोसेस वी हैव टू रिकॉर्ड, इस प्रोसेस में हमें रिकॉर्ड करना होता है किस चीज को? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करना होता है। इस मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, सीधा सीधा नहीं लिखते बल्कि एक सिस्टम में लिखते हैं। सिस्टमैटिक मैनर मतलब एज पर डेबिट एंड क्रेडिट। अब तुम ये कहोगे सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? तो बच्चों अभी तुमको ये नहीं समझना है, बस तुम लोग इतना समझ लो कि डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, उसमें एक लेन देन के दो इफेक्ट होते हैं। तो एक को हम लोग डेबिट में लिखते हैं DR डेबिट, और एक को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं CR डॉट क्रेडिट। तो यहाँ पर DR का मतलब डॉक्टर मत समझ लेना, DR का मतलब डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने लिखाया कि सिस्टमैटिक मैनर में लिखा जाता है। हम कैसे भी ट्रांजैक्शन को लिख लेंगे तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं कहेंगे। रिकॉर्डिंग तभी कहेंगे जब हम एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे। और सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? हम एज पर डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से लिखें। एक रूल होता है कि आप कैसे डेबिट में लिखेंगे और कैसे क्रेडिट में लिखेंगे, हम उन्हीं रूल को फॉलो करके जब लिखते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। बच्चों एक बार जल्दी से बता दो, रिकॉर्डिंग क्लियर है? बच्चों जल्दी से बता दो बच्चों, रिकॉर्डिंग क्लियर है और नोट्स पूरा तरह से विजुअलाइज हो रहा है, अच्छे से बना लोगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते। देखो इसी को बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर दो बुक बनाए जाते हैं, एक जर्नल का बुक बनाया जाता है और दूसरा सब्सिडरी बुक बनाया जाता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग वापस से अपने उसी पेज पर चलते हैं, और ये रहा तुम्हारा प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सी बोले तो क्लासिफिकेशन। सी का अर्थ क्या है बच्चों? सी का अर्थ है क्लासिफिकेशन। सी का क्या अर्थ है? क्लासिफिकेशन। बच्चों पूरा का पूरा आराम से समझ, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। मुझे एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग में तुमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को घुसा दिया, मतलब सभी ट्रांजैक्शन, तुमने बेचा वो भी लिखा, तुमने खरीदा वो भी लिखा, तुमने रेंट दिया वो भी लिखा, तुमने बिजली बिल दिया वो भी लिखा, तुमने स्टाफ को सैलरी दी वो भी लिखा, तुमने डेप्रिसिएशन भी लिखा, तुमने बैड डेट्स भी लिखा, न जाने तुमने क्या क्या लिखा, तुमने हर चीज लिखा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्लासिफिकेशन। बच्चों अब तुम क्या करोगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या वो सुन। क्लास, अलग अलग क्लास में बांट दो, अलग अलग क्लास में बांट दो। अलग अलग क्लास का मतलब क्या? जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के हैं, जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के हैं उन्हें अलग कर दो, एक जगह कर दो, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे स्कूल में प्रे की प्रार्थना की घंटी होती है, प्रे का आवर होता होगा। प्रार्थना की घंटी में देखते हो क्लास 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, सब बच्चे एक साथ प्रे की घंटी में आते हैं। दिस इज जर्नल, दिस इज रिकॉर्डिंग। वहां पे सारे बच्चे आ गए, दैट इज रिकॉर्डिंग। और उसमें से जब क्लास चलती है प्रे के आवर के बाद, अब 9th के बच्चे एक साथ एक क्लास में चले जाते हैं, 8 के बच्चे एक क्लास 8 में चले जाते हैं, 7th के बच्चे एक साथ 7th क्लास में चले जाते हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन। सिमिलर नेचर का स्टूडेंट सिमिलर क्लास में चला गया, दिस इज क्लासिफिकेशन। बच्चों क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बता, क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं? जल्दी बता दे, क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं? सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उन्हें अलग अलग एक जगह रखना। सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन एक जगह रख देना, सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन एक जगह रख देना, इसे ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन में हम लोग लेजर बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग लेजर बनाते हैं। आगे जाकर ये लेजर आपका एक चैप्टर है, आगे जाकर ये लेजर आपका एक चैप्टर है, आगे जाकर आपका एक चैप्टर है जर्नल, एक चैप्टर है सब्सिडरी बुक और एक चैप्टर है लेजर। हम लोग वहां देखेंगे कि लेजर क्या होता है। फिलहाल आपको बस इतना बताता हूं, लेजर में दो चीजें होती है। एक होता है पोस्टिंग बच्चों, एक क्या होता है? पोस्टिंग, और दूसरा होता है बैलेंसिंग। एक होता है पोस्टिंग और दूसरा होता है बैलेंसिंग। मतलब पोस्टिंग का मतलब लेजर में किसी चीज को लिखना, ये पोस्ट होता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। खैर ये बैलेंसिंग क्या होता है ये सब हम लोग वहां पे जाकर देखेंगे। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि लेजर में दो चीजें होती है, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। और बच्चों ये लेजर पहली बार नहीं बनता है, पहली बार तो जर्नल बनता है। तो लेजर जो है वो सेकेंडरी बुक है, और सेकेंडरी बुक है और ये सबसे मेन बुक है, इसीलिए इसका नाम है प्रिंसिपल बुक। इसका नाम है प्रिंसिपल बुक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे लेजर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच बुक, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बुक, नॉट प्राइमरी बुक। ये आपसे ऐसे पूछता है, प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक हमेशा पूछेगा, तो याद रखना प्राइमरी बुक जर्नल या सब्सिडरी बुक होगा और प्रिंसिपल बुक हमेशा लेजर होगा। बच्चों यहां तक क्लियर है? क्लासिफिकेशन समझ पाए? जल्दी जल्दी कमेंट, कमेंट फास्ट, कमेंट एकदम फास्ट। क्लासिफिकेशन क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब चलो क्लासिफिकेशन पे आते हैं बच्चों। ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन।
बच्चों ये रहा तुम्हारा क्लासिफिक रिकॉर्डिंग। देखो अभी तुरंत तुमको रिकॉर्डिंग पढ़ाए थे, अब तुम आ गए क्लासिफिकेशन में। मैं क्लासिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ। ये रहा क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी हैव टू क्लासीफाई, यहाँ पे हमको अलग अलग क्लास बनाना है एज अ ग्रुप। क्या लिखा हुआ है, ग्रुप, GROUP, एज अ ग्रुप ट्रांजेक्शन, ग्रुप ट्रांजेक्शन और इवेंट विच इज सिमिलर इन नेचर। जो ट्रांजेक्शन और इवेंट सिमिलर नेचर के हैं, किस नेचर के हैं, सिमिलर नेचर के, उनका एक ग्रुप बना लो, उनका एक ग्रुप बना लो। इसी को बोलते हैं क्लासीफाई करना। समझ में आ गया। इन दिस प्रोसेस वी हैव टू मेक प्रिंसिपल बुक। इसमें हमको क्या बनाना पड़ता है, प्रिंसिपल बुक बनाना पड़ता है। प्रिंसिपल बुक क्या होता है, तो प्रिंसिपल बुक लेजर होता है, और लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। पोस्टिंग पूरे साल चलता है, पोस्टिंग पूरे साल चलता है, और बैलेंसिंग एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। बैलेंसिंग कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। बच्चों जिस चीज को मैं घेर रहा हूं उसे अंडरलाइन कर देना या हाईलाइट कर देना, खैर जो भी। बताओ जल्दी से, क्लासिफिकेशन डन बच्चों, क्लासिफिकेशन डन, क्लासिफिकेशन क्लियर, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन क्लियर है। अब चलो वापस से उसी पेज पर, वापस से उसी पेज पर। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के बाद अगला पॉइंट है समराइजेशन। अगला पॉइंट, चलो इसको मिटाते हैं पहले, क्लासिफिकेशन से यहां से ये सब कुछ मिटा दो। और अब देखो एस, एस का मतलब क्या है बच्चों, एस का मतलब है समराइजेशन। एस का मतलब क्या है, समराइजेशन, ध्यान से समझना। एस का मतलब क्या है, समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब क्या, समरी तैयार करना। एक बात बताओ, प्रे की घंटी, प्रे की घंटी में सभी एक साथ आए, रिकॉर्डिंग। पढ़ाई के घंटे घंटी में सब लोग अपने अपने क्लास चले गए, क्लासिफिकेशन। और अब बताओ पूरे साल पढ़ाई करने के बाद तुम्हें रिजल्ट से मतलब है कि नहीं, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद ओवरऑल तुम्हें समरी चाहिए कि नहीं, रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा कल्पना करो, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे में एक मतलब एज्यूम कर लो, मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और मान लो वनडे चल रहा है, वनडे चल रहा है, 50 ओवर का मैच एक एक टीम खेलेगी। किसी ने पूछ दिया, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और तुम लोगों ने मैच देखा, सपोज करो गौरव ने मैच देखा। गौरव से किसी ने पूछा, गौरव से मोहित ने पूछा, अरे गौरव क्या हुआ मैच में आज यार। गौरव बोलता है इधर आ। गौरव उसको बुलाया, बोलता है सुन, पहला बॉल हिट हो गया, दूसरा बॉल 1 रन, गिन लिख कहीं, तीसरा बॉल वाइड 1 रन एक्स्ट्रा जोड़, चौथा बॉल ये, पांचवा बॉल ये, छठा बॉल। अगर ऐसे करके उसको गौरव गिनाना शुरू करे और 50 ओवर एक गिनाए, फिर दूसरा 50 ओवर गिनाए, बताओ दोबारा मोहित जिंदगी में पूछेगा कि बता भाई मैच में क्या हुआ था, बता भाई मैच में क्या हुआ था, ये दोबारा जिंदगी में कभी पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। अच्छा सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कर लो दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हारा रिजल्ट आया। एक्चुअली जब रिजल्ट आता है तो सारे रिश्तेदार जिंदा हो जाते हैं, तुम देखोगे ऐसा चमत्कार होता है। जब रिजल्ट आता है 10th का तो सारे रिश्तेदार जिंदा हो जाते हैं। अभी 12 का आएगा तो फिर सारे रिश्तेदार जिंदा हो जाएंगे। बेटा तुम्हारा क्या हुआ, उनको खुद से ज्यादा तुमसे मतलब हो जाता है। और फिर तुम्हारे रिजल्ट, इस बार तुम लोगों का एग्जाम नहीं हुआ ना, लेकिन सब सारे रिश्तेदार जिंदा हो जाते, दूर दूर के रिश्तेदार जिंदा हो जाते। फिर वो पूछते बेटा तुम्हारा क्या हुआ, कितने परसेंटेज आए, कम क्यों आए, ज्यादा क्यों आए, तरह तरह के सवाल। अब जरा सोचो क्या हो, मान लो गौरव को ही लिए हैं तो गौरव का एग्जाम्पल देते हैं। तो मान लो गौरव से किसी रिश्तेदार ने पूछा बेटा क्या हुआ, गौरव उनका हाथ पकड़ता है, बोलता है इधर आइए, इधर आइए चलिए, और ले जाके उनको घर में बैठाता है। घर में बैठा करके खुद चढ़ जाता है छज्जी पे, और छज्जी पर से किताबों का बोरा उतारता है, किताब कॉपी का बोरा उतार करके दिखाता है, देखिए पेज नंबर 1, देखिए पेज नंबर 2, पूरे साल का दिखाते हैं, डे बाय डे आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि पूरे साल हम क्या किए हैं। बताओ जिंदगी में दोबारा कोई रिश्तेदार पूछेगा बेटा कैसा रहा तुम्हारा 10th, कैसा रहा क्या, अब दोबारा कभी हमको लगता है पूछेगा ही नहीं। तुम्हारा कोई भी रिजल्ट आ जाए तुमसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सीधा बात है, सीधा बात है कि भाई दुनिया चलती है समरी से, मतलब समरी दो ना भाई। जब भी तुमसे कोई मैच के बारे में पूछता है तो तुम सीधा बताओ ना कि इंडिया जीत गया, धोनी ने इतना मारा, कोहली ने इतना मारा, खत्म करो कहानी। तुमसे जब भी पूछता है 10th का रिजल्ट कैसा रहा, बोलो फर्स्ट डिवीजन रहा, इतना परसेंटेज आए, मैथ में इतना आया, बात खत्म, खत्म करो कहानी। तो भाई समरी, मेक द समरी। किसी को भी डिटेल से मतलब नहीं होता है, समरी से मतलब होता है बच्चों। रियल लाइफ में समरी चलती है, जर्नल तो इतना मोटा हो जाता है बच्चों,
जर्नल तो इतना मोटा हो जाता है, तो जर्नल से काम नहीं चलेगा। हमको एक पेज में समरी, तुम पूरे साल जो पढ़ते हो उस किताब और कॉपी का ढेर लगाओगे, इतना मोटा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मार्कशीट तो एक पेज का होता है, और वही तुम्हारा परिचय होता है कि तुमने 10th में क्या किया, मेहनत किया या फांकी मारा, वो तो एक पेज में होता है। तो ठीक उसी प्रकार बिजनेसमैन को भी समरी चाहिए, रिपोर्ट चाहिए एक पेपर में। पूरा का पूरा जर्नल, पूरा का पूरा जर्नल और लेजर पढ़ने का वक्त नहीं है बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के पास। तो वो लोग सीधा सीधा एक समरी तैयार करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं बच्चों, समरी तैयार करते हैं। और समरी में वो लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों समरी में क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे ही हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट कहते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चों इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सुनते हैं ना कि रिलायंस कंपनी को इतने का प्रॉफिट हो गया, रिलायंस कंपनी को इतने का लॉस हो गया। ये कैसे पता चलता है, ये उसके इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। और इनकम स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे देखिए, सबसे पहले ये समझिए, आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ये पहले देखने जाते हैं आप कि आप भाई पास हैं या फेल। ये होता है इनकम स्टेटमेंट, ये पास और फेल बता देता है। लेकिन आपका स्कूल में पोजीशन कैसा है, जैसे आप रिजल्ट जब पता लगाते हैं तो आप होता है ना, आपको पता चल गया कि भाई आपका आया 80%, तो 80% से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर आप पता लगाते हैं कि स्कूल में हमारा पोजीशन कितना है। हमको आया 90%, तो हमारा स्कूल में पोजीशन कैसा है, पहला पोजीशन है कि दूसरा है कि 1 to 10 में है। दिस इज पोजीशन। तो पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन बताता है कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हारा औकात कैसा है। इसके लिए हम लोग एसेट और लायबिलिटी समझते हैं। ये बताता है एसेट और लायबिलिटी कि तुम्हारा कितने का एसेट है, कितना पावरफुल हो तुम, कितने का तुम्हारे पास संपत्ति है, कितने का तुम्हारे पास कर्ज है, ये बताता है। तो बच्चों ए से होता है एसेट। एसेट का मतलब संपत्ति, जिसको तुम प्रॉपर्टी बोलते हो। प्रॉपर्टी समझ में आता होगा तो एसेट समझ में आता ही होगा। लायबिलिटी का, एल का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। लायबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है, कर्ज। तो एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताता है पोजीशन स्टेटमेंट, और प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है इनकम स्टेटमेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बता दे, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी 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 एक बार कमेंट कर दे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब एक बार चलते हैं तुमको ऊपर वाले पेज पर ले, और ये देखो, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। और मिटाने के बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो मैंने तुम्हें समझाया है समराइजेशन। एस, एस बोले तो समराइजेशन, एस बोले तो समराइजेशन। समराइजेशन में क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है, और पोजीशन स्टेटमेंट हमें एसेट और लायबिलिटी बताता है। ये मैंने बताया था, ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट के लिए यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बच्चों, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है। क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए बनता है बैलेंस शीट। क्या बनता है बच्चों, बैलेंस शीट। ये सब आगे जाकर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर है, तुम्हारे बुक का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, लगभग 100 पेज का, 60 70 80 पेज का जो चैप्टर है ना, सबसे बड़ा चैप्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वहां पे जाके डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हें दो चीजें पढ़नी है, एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, दूसरा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आइडिया तो लग गया होगा? जल्दी बता दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ोगे, दो चीज पढ़ोगे, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। बच्चों क्या पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ोगे, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट। इनडायरेक्टली तुम्हें अपना सिलेबस भी समझ में आता जा रहा है, तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तुमको एग्जैक्टली पता है कि हमको इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये पढ़ना है, ये भी तुम्हें एग्जैक्टली पता चलता जा रहा है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं समराइजेशन पर। आ जाओ, ये रहा समराइजेशन, ये रहा समराइजेशन। आ जाओ समराइजेशन पे आते हैं। ये देखो समराइजेशन में ये जो टॉपिक है समराइजेशन, इसमें क्या होता है, इन विच वी हैव टू असर्टेन, इसमें हमको पता लगाना होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अभी बताया ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी। हमको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी। कौन सा बिजनेस कितना कमा रही है, ये हमको पता चलता है। और दूसरा हमको पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलता है बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बताओ समराइजेशन से क्या पता चला, दो चीज, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, फाइनल अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है, फाइनल अकाउंट। और इसका नाम फाइनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये इस एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। जैसे ये एक साल है, तो फाइनल अकाउंट हमेशा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ईयर के एंड में बनता है, इसीलिए इसका नाम है फाइनल अकाउंट, यानी ये सबसे फाइनल में बनता है, इसीलिए इसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो इसका दो नाम हो गया। उसके बाद इन दिस प्रोसेस वी हैव टू मेक ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। हमको क्या क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनल अकाउंट बनाना है। ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनल अकाउंट बनाना। अब समराइजेशन में ही फाइनल अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग समझते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। द स्टेटमेंट विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस, जो हमें फाइनेंस की जानकारी दे, ऑल अबाउट फाइनेंस, धन, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए, कितने धन है, कितना कर्ज है, सब कुछ बता दे, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों एक ही वर्ड है। अब आ जाओ, ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें, एक तो इनकम स्टेटमेंट, बच्चों एक क्या? इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। बच्चों इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? इनकम स्टेटमेंट हमें परफॉर्मेंस बताता है। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? परफॉर्मेंस बताता है। परफॉर्मेंस मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। और ये जो रिजल्ट है, एक बिजनेसमैन का रिजल्ट या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जैसे एक स्टूडेंट का रिजल्ट या तो पास या फेल होता है, वैसे ही एक बिजनेसमैन का रिजल्ट या तो प्रॉफिट या लॉस होता है। ये लोग इसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं और पीएल अकाउंट अलग बनाते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। वो स्टेटमेंट जो हमें पोजीशन बताता है। बच्चों क्या बताता है? पोजीशन बताता है, उसे हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाया जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि कितने का एसेट है और कितने का लायबिलिटी है। देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। कैपिटल बाद में समझना है, एसेट और लायबिलिटी समझ लो, बस हो गया। एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में जो बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। ये क्लियर है? और ट्रेडिंग और पीएल हमें क्या बताता है? ये दोनों ही हमें बताते हैं या तो प्रॉफिट या लॉस। एक बार फिर से बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह का होता है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट शोइंग परफॉर्मेंस या स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। आसान भाषा में बोलना स्टेटमेंट शोइंग, या और भी आसान भाषा में बोलना, ये भी मत रटो, सीधा आसान भाषा में बोलना स्टेटमेंट शोइंग इनकम इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, ऐसे बोल देना। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट हमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में बताता है। जल्दी से बताओ समराइजेशन क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चों सबके कमेंट चाहिए, सबके 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 कमेंट चाहिए। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, सबके कमेंट चाहिए, वैसे काम नहीं चलेगा फिर। हाँ सबके कमेंट चाहिए, वेरी गुड, ओके। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना? हाँ चलो, थक गए होगे? इतने में थकना है तो फिर गड़बड़ है। इतने में तो हम लोग वार्म अप ही होते हैं। अब एक बात बता, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये था, कहाँ थे हम लोग? हाँ चलो, अब समराइजेशन को मिटा देते हैं। तो ये समराइजेशन को हमने मिटा दिया। समराइजेशन को हमने क्या किया? मिटा दिया। अब समराइजेशन को मिटाने के बाद अब हम लोगों का अगला प्रोसेस है एनालिसिस। जल्दी से समझ लो बच्चों, एनालिसिस। ए फॉर क्या होता है? एनालिसिस। ए फॉर क्या होता है? एनालिसिस। ए फॉर क्या होता है? एनालिसिस। बच्चों एनालिसिस क्या है, जरा इसको समझते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हम लोगों को पता चल गया कि कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर हमको यह पता चल गया कि कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। लेकिन एनालिसिस में हम लोग ये जानते हैं कि भाई वो जो प्रॉफिट था वो गुड था और बैड था। वो प्रॉफिट गुड है या बैड है, ये पता चलता है एनालिसिस में। तुमको अच्छा एक बात बताओ, मुझे जरा जवाब दो। मान लो तुम्हारे 94%, 96% आ गए। जल्दी से बताओ, तुम लोगों का रिजल्ट अगर 96% आ जाए तो गुड है या बैड है? जल्दी बता दो। मान लो 12 के रिजल्ट तुम्हारे 96% आ जाए, गुड है या बैड है? जल्दी जल्दी बताते चलना, गुड है या बैड है? गुड है या बैड है? सबने कहा गुड। और मान लो कि तुम्हारे स्कूल में बाकी सभी बच्चों का 99% आ जाए, अब बताओ, बाकी सभी बच्चों का 99% आ जाए, अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अब बैड है, अब बैड है। तो भाई तुम लोग पहले बात को समझो कि कोई भी चीज अपने आप में पहले गुड और बैड नहीं होती है। हम लोग गुड और बैड तब कहते हैं जब उसको कंपेयर करते हैं, अपने आप में गुड और बैड नहीं होता है। मान लो अगर तुमको 67% स्कूल में आया, और 67% भी गुड हो सकता है। अगर मान लो बाकी बच्चों को 60% ही आया है, तो 67% भी अपने आप में गुड हो सकता है।
तो कोई भी चीज गुड और बैड तब होता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं। पहले इस बात को समझो। अब जरा सोचो कि जब तुम कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा रिजल्ट गुड है या बैड है। अब ये जैसे तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब ये प्रॉफिट गुड है या बैड है ये तो तभी पता चलेगा जब तुम और बिजनेस के प्रॉफिट को देखोगे, अपने अगल बगल होने वाले बिजनेसमैन को देखोगे। अब तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। जैसे ऐसे समझो, जैसे क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच होने के बाद तुम अक्सर देखते होगे कि टेलीविजन पे कुछ एक्सपर्ट बैठ जाते हैं और एक्सपर्ट बैठ करके ये निर्णय देते हैं कि भारत अगर मैच जीता तो इन कारणों की वजह से जीता, और अगर मैच हारा तो इन कारणों की वजह से हारा। कोहली अगर बहुत अच्छा खेला तो ये उसका स्ट्रांग पॉइंट है और ये उसका वीक पॉइंट है। यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या बताते रहते हैं टीवी पे? क्या बताते रहते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस। इंडियन टीम का स्ट्रेंथ क्या सब है और इंडियन टीम का वीकनेसेस क्या सब है। तो ये जो स्ट्रेंथ, हर एक इंसान को भी अपनी मजबूती और अपनी कमजोरियों का पता होना चाहिए। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता है, इसको ही बोलते हैं एनालिसिस। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इसे ही हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। और ये जो एनालिसिस का काम है बच्चों, ये होता है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाना। अब हम आते हैं एनालिसिस पे। बच्चों देखो, ये रहा तुम्हारा एनालिसिस, ये रहा तुम्हारा एनालिसिस। अब हम लोग समझते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस में हम लोग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, और वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमको एनालिसिस के द्वारा ही पता चलता है। इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, इस एनालिसिस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? तो हमको एक, वी हैव टू एस्टैब्लिश, हमको एस्टैब्लिश करना होता है एक रिलेशन, एक संबंध बनाना पड़ता है। ये एनालिसिस तुम्हारे 12 का चैप्टर है, ये 12 में जाकर पढ़ोगे। 11th में तो तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, बस इंट्रोडक्शन समझ लो कि ये तुम्हें एस्टैब्लिश करना पड़ता है एक रिलेशन बिटवीन वेरियस वेरियस आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अभी तुरंत बताया था इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट को अलग और पोजीशन स्टेटमेंट को अलग रखकर उसके डिफरेंट आइटम के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। और ये कैसे करते हैं ये तो हम लोग क्लास 12 में देखेंगे। जल्दी से बताओ एनालिसिस क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चों जल्दी से बता दो, एनालिसिस क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी 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 बता बच्चों, जल्दी जल्दी बता, एनालिसिस क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी गुड, एनालिसिस क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब आ जाओ एनालिसिस के बाद, ये सब होने के बाद अब आ जाओ इंटरप्रिटेशन। बच्चों अब कहाँ आ जाएंगे? ये सब मिटा देता हूं। अब आ जाओ इंटरप्रिटेशन। आए, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बच्चों टू एक्सप्लेन। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? टू एक्सप्लेन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन। इस प्रकार से एक्सप्लेन करना कि कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। अब तुम एक बात बताओ, इकोनॉमिक टाइम्स लेते होगे तुम लोग, या आजकल तुम लोग बहुत सारे बिजनेसेस के रिपोर्ट्स वगैरह देखते होगे। देखो हम लोग तो कॉमर्स वाले बंदे हैं, तो हम लोगों को तो ये सब चीज सब कुछ पता ही होगा कि कैसे कोई फाइनल अकाउंट होता है, कैसे बैलेंस शीट बनता है, कैसे ट्रेडिंग बनता है, कैसे पीएल होता है। ये सब कुछ हम लोगों को पता होता है क्योंकि हम लोग कॉमर्स में यही चीज पढ़ते हैं। लेकिन बउआ मेरे, ये जो पेपर वगैरह में छपता है या मतलब जो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है ताकि कोई भी इन्वेस्ट कर सके। अब देखो, जब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या जब लोग किसी बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि वो कॉमर्स वाला ही हो। कॉमर्स वाला होगा तो वो तो समझ जाएगा, वो तो कोई भी स्टेटमेंट देख के समझ जाएगा। लेकिन जो साइंस वाले हैं, जो आर्ट वाले हैं, वो लोग भी इजिली कैसे अंडरस्टैंड करें, इसके लिए चीजों को, जैसे किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें प्रॉफिट कहाँ है, उसमें लॉस कहाँ है, ये सब कुछ को अच्छे से लिखा जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि कोई भी उसको देखे न्यूज़पेपर में या कहीं भी और उसको इजिली अंडरस्टैंड कर ले। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरप्रिटेशन। और मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब चलो इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ये भी तुम्हें 12 में पढ़ना है, बस अभी नॉलेज ले लो। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? टू एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन। तो इन दिस प्रोसेस वी हैव टू एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना होता है। क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है? मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस। हमने जो एनालाइज किया, हमने जो एनालिसिस की, उसको इजी वर्ड में बता देना। हमने जो एनालिसिस किया उसको आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचा देना, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अक्सर क्रिकेट मैच में देखते होगे तुम लोग कि एक ही बार दिखा देता है बहुत सारे बॉल, एक या ग्राफ दिखा देता है, बताता है कि इस ओवर में इतने रन बूम पे गए, फिर इतना रन डिक्रीज कर गया, या इतने सारे डॉट बॉल आए, इतने सारे वाइड बॉल आए, इतने सारे नो बॉल आए, इतना इतना एरिया में शॉट लगा है।
तो वो जो इमेज के थ्रू तुमको बताने की कोशिश की जा रही है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि उस ग्राफ को देख करके कोई भी समझ ले। क्या तुम लोग समझ पाए? मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा। अकाउंटेंट शुड एक्सप्लेन, अकाउंटेंट को बताना होता है नॉट ओनली व्हाट हैपन, केवल ये नहीं बताना होता है कि क्या हुआ है, बट ऑल्सो व्हाई, ये बताना होता है कि क्यों हुआ है, और व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, क्या होना चाहिए था। तो इन इंटरप्रिटेशन वी हैव टू एक्सप्लेन द एनालाइज्ड डाटा, जो एनालाइज्ड डाटा है उसको एक्सप्लेन करना होता है इन सच अ वे दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इजिली, ताकि कोई भी आदमी इसको देख करके आसानी से समझ ले। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। बच्चों आसान लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बता दे। आसान लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बता दे। 2 से 3 मिनट और लेंगे, बस हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों एक टॉपिक लिया तो उसको तो पूरा का पूरा खत्म करना ही था। तो इंटरप्रिटेशन हम लोगों का हो गया, और इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम लोग आते हैं, इंटरप्रिटेशन के बाद अब आते हैं कम्युनिकेशन, लास्ट कम्युनिकेशन। बच्चों आजकल शेयर मार्केट का जमाना है, हर कंपनी में लोग केवल इंडिया से ही पैसे नहीं लगा रहे। आज अगर इंडिया की कंपनी है तो केवल इंडिया से ही पैसे नहीं लगा रहे, अमेरिका से भी पैसे लग रहे हैं, बाहर से भी पैसे लग रहे हैं, मतलब हर जगह से। मतलब ऐसा है कि इंडिया का भी आदमी अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं और अमेरिका का भी आदमी इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। तो एक आदमी, एक क्रॉस द बाउंड्री, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा का पूरा ग्लोब एक गांव बन गया है, पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो एक मार्केट बन चुका है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। मतलब जैसे रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी को पैसे चाहिए, और पैसे तो अमेरिका वाले भी लगा सकते हैं, इंडिया वाले भी लगा सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी लगा सकते हैं। अब वो ये तभी लगाएंगे ना जब अमेरिका वाले के पास हम रिलायंस का रिपोर्ट भेजेंगे कि देखिए हमारी कंपनी इतनी ग्रोइंग है, हमारी कंपनी इतनी कमा रही है, आप भी चाहें तो अपना पैसा लगाइए और 21 दिन में डबल कर लीजिए, फिर हेरा फेरी की तरह। इसी प्रकार से हम पाकिस्तान वाले को भी बता सकते हैं, इसी प्रकार हम चाइना वाले को भी, चाइना वाले को नहीं बताएंगे, पाकिस्तान वाले को नहीं बताएंगे, दूसरे देश को बताते हैं। तो अब कुल मिलाकर के इस प्रकार से हम लोग अपने रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं, और वो लोग वहां से पैसे लगाएंगे, इनफैक्ट इंडियंस भी पैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें अपनी चीजों को वहां तक पहुंचाना होगा, चाहे हम न्यूज़पेपर के जरिए पहुंचाए, चाहे हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके थ्रू भी पहुंचाए। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जरिए इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है और हमारे कंपनी में पैसा लगाता है। जल्दी बता दो कम्युनिकेशन क्लियर हुआ कि नहीं? ये लास्ट प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज द लास्ट प्रोसेस। कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये एक लास्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन को चलो समझ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन, ये आ गए हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन इन दिस प्रोसेस, जो इंटरप्रेटेड डाटा होता है यानी एक्सप्लेन्ड डाटा होता है, उसे हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं टू द यूजर्स। यहाँ पर यूजर इंपॉर्टेंट है, यूजर जो भी अकाउंटिंग का यूजर है। अब जैसे यूजर कौन होता है वो समझो। देखो बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग यूजर नहीं है। यूजर वो होता है जो अकाउंटिंग के डाटा को देख करके कोई डिसीजन लेता है। जैसे देखो तुम लोग अभी यूजर ऑफ अकाउंटिंग नहीं हो, क्योंकि अगर तुम लोगों को ये बता दें कि रिलायंस कंपनी इतना प्रॉफिट कमा भी रही है तो तुमको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम 1 रुपया इन्वेस्ट करने वाले नहीं हो, या न ही इस पर तुम कोई डिसीजन लेने वाले हो। तुम इधर से सुने इधर से निकाले। लेकिन जब तुम कल को पैसा कमाने लगोगे और तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर तुम तरह तरह के डिसीजन ले सकते हो। तो जब तुम डिसीजन लोगे तो जो डिसीजन मेकर है वही यूजर है। यूजर मतलब डिसीजन मेकर, याद रखना। सो यूजर तक कम्युनिकेट करें, तो कम्युनिकेट टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग टू इनेबल देम मेक अ प्रॉपर डिसीजन, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। इन द लास्ट, इट इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस है। और पब्लिक कंपनी, याद रखना, दुनिया की हर कंपनी नहीं, केवल पब्लिक कंपनी। अब ये पब्लिक कंपनी क्या होती है बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखना पब्लिक कंपनी जो में मैंडेटरी है, पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है कि वो अपना कम्युनिकेट करे, इंटरप्रेटेड डाटा को कम्युनिकेट करे टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी नहीं है, प्राइवेट वाला नहीं करेगा। प्राइवेट वाला का तो प्राइवेट होता है, वो क्यों बताएगा लोगों को, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। याद रखना इस बात को। 2 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आगे जाकर देखेंगे, इनफैक्ट तुम्हारे बीएसटी का ये चैप्टर है, बीएसटी में पूरा यही सब भरा पड़ा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर यूजर कौन होते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यूजर कौन होते हैं। तो बच्चों यूजर देखो, यूजर जो होते हैं वो कौन होते हैं? हु टेक डिसीजन, जो डिसीजन लेगा वही यूजर है। हु टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट को देख करके डिसीजन लेता है वही यूजर होता है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। यूजर को 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन होता है बच्चों? इंटरनल यूजर वो होता है जो हु टेक डिसीजन ओनली फॉर बिजनेस, जो केवल और केवल बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है, उसे हम लोग इंटरनल यूजर कहते हैं।
जो केवल और केवल बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है। जैसे किसी बिजनेस का एमडी हो गया, वो केवल बिजनेस के बारे में सोचेगा। सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, या किसी बिजनेस का ऑनर हो गया, या किसी बिजनेस का पार्टनर हो गया, या किसी बिजनेस का मैनेजर हो गया, वो केवल और केवल इंटरनल बिजनेस के बारे में सोचता है, इसीलिए इसको इंटरनल यूजर कहते हैं। और एक्सटर्नल यूजर क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल यूजर वो यूजर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं सेल्फ, जो अपने लिए डिसीजन लेते हैं, जो अपने लिए। जैसे बैंक, बैंक अपने बारे में सोचता है। डेटर, डेबिटर नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत है, डेटर होता है, डेटर। डेबिटर मत पढ़ना इसको, इसको डेटर पढ़ना, बी साइलेंट होता है। डेटर मतलब जैसे हमने किसी को सामान बेच दिया उधार में, वो डेटर हो गया। कस्टमर एक तरह से समझ लो, कस्टमर या पब्लिक या क्रेडिटर या सप्लायर या डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर, ये सब धीरे धीरे समझ लेंगे। ये सब कौन होते हैं? ये सब अपने अपने हित में सोचते हैं। जैसे तुम ही सोचो ना, तुमको किसी कंपनी में पैसा लगाना है, तो तुम कंपनी के बारे में थोड़ी ना सोचोगे, तुमको ये सोचना है कि मेरा पैसा कितने दिन में डबल होगा, बस इतना ही से तुमको मतलब है। तो इसी प्रकार डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर, ये सब इन्वेस्टर हैं। डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर क्या है बच्चों? इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे। ठीक है। डेटर कौन है? जिसे हम उधार बेचते हैं। वैसे आगे हम बताएंगे, चिंता मत करो, आगे ये सब टॉपिक्स फिर से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सब आगे आएगा ही। अब बताओ ये क्या था? कम्युनिकेशन। अब चलते हैं पहले वाले पेज पर। कम्युनिकेशन को समझने के बाद अब आ जाओ, ये हम लोगों का पहला पेज था। बताओ बच्चों, डाटा इनपुट, एक बार फाइनल टच कर लो, फाइनल देख लो। डाटा इनपुट में क्या होता है? इन आइडेंटिफाई एंड मेजर द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, उसको हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। इंटरप्रेट होने के बाद जो डाटा, देखो ध्यान से समझो, समराइजेशन होने के बाद जो डाटा आता है उसको डाटा आउटपुट बोल देते हैं। उसका होता वो, उसके बाद होता है, देखो यहाँ पर, या सॉरी एनालिसिस के बाद जो होता है उसको डाटा आउटपुट बोल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इंटरप्रेटेड डाटा को कम्युनिकेट करते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग तक। यूजर दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बताओ ये जो चार्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी ये लाइन मिटा दो, बस ये लाइन मिटा दो। हाँ बस, अब बताओ कम्युनिकेशन। तो ये जो इंटरप्रेटेड डाटा है, उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इज द लास्ट प्रोसेस। और उसका किसको? यूजर ऑफ अकाउंटिंग को। यूजर दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये देख लो गौर से, जल्दी बताओ। अब एक बार सभी बच्चों का कमेंट चाहिए, एक एक बच्चों का, कि ये पूरा का पूरा प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझ गए कि नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब एक बार ये बता दो कि तुम लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे, कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार बस हल्का हल्का कमेंट कर दे, क्लास कैसी लगी तुम लोगों को? मस्त, मस्त, मस्त है सर। और बहुत हार्ड, अरे वाह वेरी गुड, बहुत हार्ड, यही तो अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा सर, ठीक, मस्त, ये सर सही है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय बुआ सब।